है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। भेड़ बकरियों को कैसे बचाएं फड़किया रोग से। मूंग की उन्नत तकनीक से खेती करके कमाएं अधिक आय। अपने राज्य में भेड़ बकरी पालन किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली व्यवसाय है। इससे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक किसान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन भेड़ बकरियों में फड़किया रोग की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिसमें पशु बहुत शीघ्र ही मौत के शिकार हो जाते हैं। तो भेड़ बकरियों को कैसे बचाएं फड़किया रोग से, आइए जानते हैं राजकीय पशु चिकित्सालय सामोद के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल से। पशुपालक भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग भेड़ बकरियों में ज्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद भी जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाता है, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारी है। इसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। भेड़ें शाम को पशुपालक घर पे लाता है और रात को मृत पाई जाती है और आफरा बहुत तीव्र गति से आता है। ये जो बीमारी है फड़किया जिसको बोलते हैं, इसमें चमड़ी फड़कने लग जाती है, बुखार आ जाता है और पशु जल्दी ही कालग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं। पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए, ताकि पशु अत्यधिक चारा नहीं खा पाए। इस बीमारी का उपाय सबसे बढ़िया है, सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार, दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। इस रोग से बचाव हेतु यही सबसे बढ़िया उपाय है। इसमें टीकाकरण नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाय है कि देसी उपाय की अपन बात करें तो मीठा सोडा तेल के अंदर थोड़ा पेट में दे दे तो आफरा वगैरह ये शांत हो जाता है और पशुओं की मृत्यु से बचाया जा सकता है। दूसरा, इसका निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं।
और ये बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को नियमित रूप से इसका टीकाकरण करवाएं और इसका लाभ लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजधानी दिल्ली में एक बड़ी अनहोनी टल गई। दरअसल यहां मुखर्जी नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कोचिंग में पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए छात्र बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से तार के सहारे नीचे उतरते दिखे, तो कुछ ने खिड़कियों और बालकनी से कूदकर जान बचाई। हादसा बत्रा सिनेमा के पास ज्ञाना बिल्डिंग में हुआ। जानकारी के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मुखर्जी नगर इलाके में स्टूडेंट्स प्रतियोगिता और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में मूंग की खेती सभी भागों में की जाती है और मूंग की खेती करके किसान अच्छी आय भी कमाते हैं, क्योंकि मूंग का किसानों को अच्छा मंडी भाव मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं, वे इसके लिए खेत की तैयारी करने के साथ साथ उन्नत किस्मों का चयन कर बुवाई करें, ताकि आपको मूंग की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें मूंग की उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह बागरी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अब मानसून आने वाला है, खरीफ की खेती की तैयारियां सभी किसान जोरों से चालू कर दिए होंगे। तो आज अपन बात करते हैं मूंग और उड़द की खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंग की खेती। इसमें सबसे पहले अपन बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सी किस्म बोनी है, तो उसके लिए अपन किस्म सिलेक्शन कर लेते हैं। और इसमें जो है एक TMV35 ये वैरायटी है 65 से 70 दिन की। इसके बाद बात करें अपन दूसरी वैरायटी तो TM99-39 ये भी पीला रोग रोधी है। और इसके बाद एक और बात करें अपन जैसे PDM 139 ये भी वही 60 से 65 दिन की है। और इस तरह कम दिन की या कि अब ज़्यादा दिन की चाहिए तो 65 से 70 दिन वाली TMV35 इनमें से कोई एक चयन कर सकते हैं अपन। मूंग की खेती के लिए सबसे पहले खेत का चुनाव करते हैं। तो ऐसे खेत में मूंग की बोनी करें जहाँ पे कि जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो और भूमि ढालदार हो, पानी भराव ना होता हो, ऐसे खेत का चुनाव करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीज, खाद और उर्वरक देने की। तो यदि किसान भाई आपके पास गोबर की पकी हुई अच्छी खाद है, यदि घर में उपलब्ध है, तो इसकी यदि अच्छी गोबर पकी हुई खाद है तो उसको 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। तो इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि मूंग के बीज दर की, तो मूंग का जो बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
इसके बाद अपन बात करें फसल के बीज उपचार की। बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, यह एक टीके का काम करता है। जैसे छोटे बच्चों में टीका लगाते हैं, उसी तरह बीज के लिए बीज उपचार जरूरी है। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुवाई करना चाहिए। बोनी कतार में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन अंदर जाके देख सकते हैं, यदि कतार में रहेगा तो खेत के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या बीमारी है। यदि छिटकावा बोते हैं तो ये अच्छी वो नहीं होती, उपज भी नहीं मिलती और निंदाई गुड़ाई में भी कठिनाई होती। लाइन वाले में निंदाई गुड़ाई में अच्छी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो अपन डिस्टेंस रखते हैं तो अपन कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की रखते हैं। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो ये हो गई अपनी बुवाई की बात। मूंग की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथलिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मूंग की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मूंग की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मूंग की फसल का उचित विकास हो सके। और इसमें सबसे जरूरी है जल निकास। तो जल निकास के लिए खेत के चारों तरफ से ढालान को देखते हुए जल निकास की व्यवस्था जरूर बना दें, नालियां बना के, ताकि इसमें पानी ना रुके। क्योंकि मूंग की फसल में यदि 24 घंटे पानी रुक गया तो फसल नष्ट हो जाएगी फिर। और इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक होगी, आप इसका उपयोग जरूर करेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। के साथ साथ सिविल सेवाओं की तैयारियां करते हैं। जिस सेंटर में आग लगी वहां 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन वहां फायर एग्जिट नहीं था। इस कारण स्टूडेंट्स खिड़की से कूदकर जान बचाने को मजबूर हुए। बिल्डिंग से कूदकर बाहर आए स्टूडेंट्स के मुताबिक आग लगते ही वो खिड़की से कूदने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आग बिल्डिंग के मीटर में लगी थी। धुआं ऊपरी मंजिल पर फैल गया, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। वहां सिविल सर्विसेज का कोचिंग सेंटर था। कुछ स्टूडेंट्स खिड़की से नीचे आने की कोशिश कर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों का सही प्रबंध करें, क्योंकि समय साथ साथ तालाबों में वर्षा जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है और कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिससे तालाब की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। साथ ही मछलियों का आहार भी ठीक से नहीं होता। ऐसे में पुराने तालाबों का उचित प्रबंधन करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज का विषय है मत्स्य वर्षा ऋतु में मत्स्य पालन के फायदे। तो इस ऋतु में जो वर्षा ऋतु का फायदे हैं मत्स्य पालन में, मुख्यतः वर्षा ऋतु में मत्स्य पालकों को कुछ अहम फायदे होते हैं जो कि मत्स्य किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं।
जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं, परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। तो और इसके साथ साथ ही क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा जलीय खरपतवार हो जाते हैं सूर्य की रोशनी होने के कारण जो उसमें, तो क्या होता है कि जब हम नेटिंग करते हैं तो हमारे उसमें मछलियां नहीं आती हैं, जो कि हमारे मत्स्य पालन के लिए एक बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बारिश होती है तो हमारे तालाब में क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, टर्बिडिटी होती है, वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या है कि इसे मिट्टी कट करके आती है बांधों से या पानी से बह करके आता है तालाब में, तो उससे टर्बिडिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसमें जो है जो हानिकारक बहुत ज़्यादा मात्रा में जलीय खरपतवार हैं, इनका विकास नहीं होता है। इसी के साथ साथ दूसरा चीज़ है कि इस ऋतु में जो है जो मिट्टी कट करके आती है, उससे क्या होता है कि जो जैविक कार्बन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तालाब की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो या जूप्लैंक्टन्स हो, इनकी मात्रा बढ़ती है। जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो मछली की ग्रोथ अच्छी होती है। बरसात का मौसम प्रारंभ होने के पहले तालाब के बांध को मजबूत कर लें तथा पानी के आने और निकलने का रास्ता ठीक कर लें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। और दूसरी बात ये है, जब पानी दूर से बह करके आता है तो उसमें बहुत सारे जो है खनिज लवण भी होते हैं, जो हमारे तालाब के लिए जो है लाभकारी सिद्ध होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम तालाब में कंटिन्यूअस कभी कभी जब फीड इस्तेमाल करते हैं या दवा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो लाभदायक जो है रासायनिक साइकिल्स होती हैं, रासायनिक जो है चक्र होते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमको जो हमारा तालाब होता है उसमें नुकसान होता है। जब बारिश होती है तो वो रासायनिक चक्र फिर से पुनः परिवर्तित हो जाते हैं और तालाब की जो उर्वरा शक्ति है बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कृषक बंधु होते हैं, मत्स्य पालक बंधु, उनको जो है पता नहीं चलता, लेकिन हमारे जो तालाब होता है उसका जो पीएच मान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब पीएच मान 9 के ऊपर चला जाता है तो वो मछली की ग्रोथ को प्रभावित करता है। जब मछली की ग्रोथ को प्रभावित करता है तो मछली की ग्रोथ नहीं होती और हमारा मत्स्य पालन को भाई को नुकसान होता है। तो उस केस में जब वर्षा होती है और बारिश जब न्यूट्रल होती है, जिसकी वजह से जो पीएच मान है वो जो है समान हो जाता है। जब पीएच मान समान हो जाता है तो जिसकी वजह से क्या है कि ग्रोथ जो है मछली की जो है अच्छी होती है। जो 8.5 या 8 के आसपास होता है तो ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरी चीज़ जो बारिश का मेन फर्क पड़ता, मेन जो असर पड़ता है वो होता है कि मछलियों की प्रजनन क्षमता में। ज़्यादातर जो हमारी देसी मछलियां हैं वो मानसून ऋतु में ही जो है प्रजनन करती हैं, तो बारिश मछलियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। खासकर नदियों में जो मछलियां होती हैं, जो हमारी देसी मछलियां जिनको हम रोहू, भाकुर या हमारे जो मृगल कार्प हैं, ये नदियों में प्रजनन करती हैं। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तो उनको उनको वो जो है प्रजनन नहीं करेंगी। जब बारिश होगी तब उनमें हार्मोन डेवलप, उनमें जो है क्रोनोट्रॉपिक हार्मोन डेवलप होगा और जिसकी वजह से क्या है कि वो प्रजनन कर जाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव न्योरा, जिला जोधपुर के किसान सिंह ने। आपने मृदा कटाव रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
मिट्टी कृषि का आधार है जो मनुष्य की जरूरतों जैसे खाद्य, ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मिट्टी के संरक्षण के प्रति खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान भाइयों, भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही मिट्टी का अपरदन है। मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का बहाव तेज हो जाता है। वर्षा होने पर पहाड़ी ढालों पर खेती करने से भी मिट्टी का कटाव शीघ्र होने लगता है। आजकल पेड़ों का जलाना, काटना आम सा हो गया है। यह भी मृदा कटाव का मुख्य कारण है। कई बार अपने राज्य में तेज आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मृदा कटाव किस प्रकार से हो रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि की कमी होती जा रही है। मृदा अपरदन के दुष्परिणाम नदियों के मार्ग में बालू एकत्रित होने से जलधारा का परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि का नष्ट होना है। वनस्पति नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या होने के साथ ही वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से खेत, घर, सड़कों का विनाश होता है, जिससे काफी नुकसान होता है। मृदा कटाव को रोकने के उपाय: पेड़ पौधों और वनस्पतियां मिट्टी के अपरदन को कम करती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं और इन्हें बहने से रोकती है। वनस्पति की एक और विशेषता है कि वनस्पति हवा और पानी के वेग को भी रोकती है। इस प्रकार आंधी या बाढ़ का वेग कम हो जाता है। वनस्पतियों की जड़ें जल को सोख कर रखती हैं और तने हवा की गति को रोकते हैं, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। मृदा कटाव रोकने के कुछ उपायों को अपनाकर किसान अपरदन को कम कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: वृक्षारोपण करना और वृक्षों के समूल नष्ट ना करना, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांधों का निर्माण करना और विशाल जलाशय बनाना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और ढाल के आर पार जुताई करना, पशु चराई को नियंत्रित करना, कृषि योग्य भूमि को कम से कम परती छोड़ना, फसलों की अदला बदली करके उगाना, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए वनों को लगाना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का समुचित उपयोग करना। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर मृदा अपरदन की इस गंभीर समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और खेती करके किसान फसलों से अधिक उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।